हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो या साइंटिस्ट बनने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको साइंटिस्ट कैसे बन सकते हो, क्या आपका प्रोसीजर रहेगा, कहाँ पे एडमिशन होगी, कितना आपका खर्चा आएगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप एक सक्सेसफुल जो साइंटिस्ट है वो कैसे बन सकते हो, बनने के बाद आपकी क्या सैलरी रहेगी, कैसे आपको जॉब मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। ये वीडियो काफी ज्यादा ऑथेंटिक और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए सारे प्रोसीजर को अच्छे से समझे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट, चाहे एडमिशन के रिलेटेड हो, कॉलेज के रिलेटेड हो, मेडिकल फील्ड के रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपका भाई आप तक जो वो इजीली पहुंचा सके। तो अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनने के बाद आप बार्क जैसे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि इंडिया का एक जाना माना रिसर्च सेंटर है। बहुत बच्चों का यहाँ पे जाने का ड्रीम होता है, बहुत सारे बच्चों को इस रिसर्च सेंटर के बारे में पता भी होगा, और काफी बच्चे जो है इसको अपना ड्रीम कॉलेज भी मानते हैं, ड्रीम सेंटर भी मानते हैं कि यहाँ पे अगर मेरा एडमिशन हो सकता है तो मैं यहाँ पे कैसे जा सकता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन आपका भाई अब तक पहुंचाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो बच्चों अगर आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर जाना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो एक एग्जाम देना पड़ेगा। ये एग्जाम आपका जो है वो नेक्स्ट का एग्जाम होता है, इसको आप आफ्टर 12th दे सकते हो। 12th के बाद ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सब कुछ आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। आप चाहे बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, मैथ के स्टूडेंट हो, हर एक बच्चा, लड़का है लड़की, हर कोई बच्चा इस स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए क्या है, एलिजिबल है। जो नेक्स्ट एग्जाम होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है नेक्स्ट एग्जाम की। अब बात करते हैं ये नेक्स्ट एग्जाम होता किसके लिए। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम जो होता है इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड एमएससी करनी होती है, यानी कि इसमें क्या होता है आपका बीएससी प्लस एमएससी दोनों ही आपको जो इस इंस्टीट्यूट के अंदर करवाए जाएंगे। इसके लिए आपको ड्यूरेशन की बात करें तो 5 साल का आपका ये कोर्स रहेगा। 5 साल का ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जो है जूनियर साइंटिस्ट के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा। कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, जस्ट एग्जाम आपको नेक्स्ट का ही एग्जाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हो, क्लियर करने के बाद आपको जो है इंटीग्रेटेड एमएससी जो है वो करवाई जाएगी। इसके अंदर आपको एडमिशन मिलेगी, जो कि आपका 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपकी बीएससी प्लस एमएससी दोनों ही इंक्लूड होते हैं, यानी कि दोनों को कंबाइन करके आपका ये 5 साल का कोर्स बनता है। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आफ्टर दैट आपको एक इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप जो है रिसर्च सेंटर के अंदर आपको जो है साइंटिस्ट की पोस्ट, जो है जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट है वो आपको क्या कर जाएगी, मिल जाएगी। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, एज लिमिट क्या रहती है, खर्चा कितना आएगा, सब कुछ, सैलरी कितनी रहेगी, सब कुछ आपका भाई आपको तक पहुंचाएगा। पहले ये प्रोसीजर आप अच्छे से समझ लो, जिसके लिए आपका 12th का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम जो वो देना होता है। उसके बाद कोई एग्जाम नहीं होगा, उसके बाद जस्ट आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप नेक्स्ट एग्जाम को क्लियर कर लेते हो एमएससी कंप्लीट करने के बाद। बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं, आगे इस प्रोसीजर के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम देते हो और अगर आपका नेक्स्ट एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपके जो कोर्स ये करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड होगी आपकी एमएससी जो 5 साल की, उसकी यदि आपकी जो कोर्स की फीस है वो कितनी रहने वाली है, तो इसमें आपकी जो फीस रहती है वो रहती है 10,000 रुपीज पर सेमेस्टर की। पर सेमेस्टर यानी कि एक सेमेस्टर यानी कि 6 महीने का हमारे पास जो एक सेमेस्टर होता है उसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 10,000 रुपए, यानी कि पूरे साल की बात करें तो पर ईयर की फीस जो है वो आपकी यहाँ पे रहने वाली 20,000 रुपीज पर ईयर की आपकी जो फीस जो है वो रहने वाली है। लेकिन इस 20,000 फीस के अंदर जो 20,000 आपको पे करना है उसके अंदर आपकी ट्यूशन फीस नहीं होगी, प्लस आपका रूम जो भी आपको हॉस्टल मिलेगा वो भी आपका इंक्लूड होगा, लेकिन विदाउट फूड होगा। इसमें फूड आपका इंक्लूड नहीं होगा। फूड को छोड़ के बाकी जैसे ट्यूशन फीस होगी, रूम हो गए, कोई एक्स्ट्रा खर्चा है, वो सब कुछ इंक्लूड करके जो है वो आपको 20,000 रुपीज जो वो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। कितने टाइम के लिए, पर ईयर का। लेकिन इसके साथ इसका बेनिफिट भी है। बेनिफिट आपको क्या है, इसके साथ साथ आपको बच्चे स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्कॉलरशिप अब आपको कितनी मिलेगी, स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिलेगी 80,000 रुपीज पर ईयर की आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। यानी कि अगर आप 20,000 रुपीज अपनी फी भी दे देते हो तो 80,000 में से 20,000 जो आप माइनस कर दो, यानी कि 60,000 रुपीज जो आपको यहाँ पे उल्टा बेनिफिट मिलेगा स्कॉलरशिप के रूप में, अगर आप यहाँ पे ये एग्जाम नेक्स्ट देते हो, नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करते हो, या फिर अगर आप रिसर्च सेंटर में जाना चाहते हो तो यानी कि 60,000 रुपए की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी हर साल। और एक चीज और बता देता हूँ, ये स्कॉलरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि किसी खास ही बच्चे को मिलेगी। ये जो स्कॉलरशिप रहने वाली है ये हर एक बच्चे को जो यहाँ पे मिलती है, फॉर एवरी स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर की बात करते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि इसकी सैलरी कितनी रहेगी। मान लो ये मैं कोर्स कर लेता हूँ, तो कोर्स करने के बाद अगर मैं भाभा जैसे यानी कि बाहर के, मैंने आपको बताया कि उस रिसर्च सेंटर में मैं जॉब करता हूं तो मेरी सैलरी कितनी रहेगी, तो उसमें बच्चों आपकी जो सैलरी वो 16 से 18 लाख रुपए पर ईयर की आपकी जो सैलरी आपको देखने को मिलती है। बाकी आपकी स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस पे भी जो है वो डिपेंड करता है, लेकिन ऑल एक एवरेज में आपको बता रहा हूँ कि एवरेज 16 से 18 लाख रुपए की सैलरी जो है आपको पर ईयर की आपको देखने को मिलेगी अगर आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर आपको जॉब मिल जाती है
तो बच्चों बात कर लेते हैं अब एग्जाम के बारे में। एग्जाम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो नेस्ट एग्जाम है इसको कौन कंडक्ट करवाता है? नेस्ट एग्जाम को नाइजर द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। नाइजर एक संस्था है, जैसे हमारे पास नीट का एग्जाम होता है उसको कौन कंडक्ट करवाता है? उसको एनटीए कंडक्ट करवाता है। उसी तरह से जो नेस्ट एग्जाम होता है इसको कौन कंडक्ट करवाता है? इसको नाइजर द्वारा जो वो कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद इसमें अगर आप नेक्स्ट एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, आफ्टर क्लियर करने के बाद आपकी जो काउंसलिंग करवाई जाती है, काउंसलिंग करवाने के बाद आपको जो एडमिशन का प्रोसेस क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। यानी कि आपको क्या मिलेगी? एडमिशन मिलेगी। एडमिशन के लिए यहाँ पे हमारे पास दो इंस्टीट्यूट ही हैं। इनके दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला है हमारे पास नाइजर, भुवनेश्वर के अंदर आता है ये वाला। दूसरा हमारे पास ये नाम है, आप पढ़ सकते हो, जो कि आपको मुंबई के अंदर है। तो दो ही इंस्टीट्यूट हमारे पास यहाँ पे, भुवनेश्वर और मुंबई। तो दोनों को में से जो सबसे बेस्ट वाला है उसको भुवनेश्वर माना जाता है, सेकंड नंबर पे मुंबई है माना जाता है। वैसे दोनों ही बेस्ट है क्योंकि दो ही तो इंस्टीट्यूट है। उसके बाद बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के, एग्जाम डेट कब आता है, रिजल्ट कब आता है, सब कुछ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो जो आपको 15 मार्च के बाद जो आपको देखने को मिलेंगे 2025 के अंदर। ये सारी की सारी डेट फिलहाल के लिए टेंटेटिव है। जब एग्जैक्ट डेट्स आएंगी तो डेफिनेटली आपको आपके भाई के चैनल पर अपडेट मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी अपडेट मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। और इसकी जो फॉर्म की डेट मैंने आपको बता दी कि 15 मार्च के बाद इसके फॉर्म्स आते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड की बात करें तो इनके एडमिट कार्ड जो है वो जून में आपको जो देखने को मिलेंगे और एग्जाम भी आपको जून के अंदर ही कंडक्ट करवाया जाता है। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका जो है वो जुलाई में आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है। अगर आप नोट डाउन करके रखना चाहते हो तो आप नोट डाउन भी करके रख सकते हो ताकि आपको रिमेंबर है, याद रखे कि ये एग्जाम अगर आप भरना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो ये डेट्स के अंदर आपको जो फॉर्म फिल करना पड़ेगा किस चीज का? नेक्स्ट एग्जाम का। तो बच्चों बात कर लेते हैं एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन से बच्चे ये जो एग्जाम दे सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रीम को लेकर, यानी कि यहाँ पे बच्चा जो पीसीएम का बच्चा है वो भी एग्जाम दे सकता है, जो पीसीबी का बच्चा है वो भी एग्जाम दे सकता है। यानी कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखी है तब भी आप एप्लीकेबल हो, और अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रखी है तब भी आप इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल, यानी कि पीसीएम, पीसीबी दोनों स्टूडेंट जो है वो इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। और उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट को लेकर, तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज का बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है वो मैं आपको नीचे चल के बताता हूँ। उसके बाद बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही इस एग्जाम को दे सकते हो। इसमें कोई कंडीशन नहीं कि सिर्फ गर्ल्स के लिए या फिर सिर्फ बॉयज के लिए है, कोई कंडीशन नहीं, बॉयज गर्ल्स दोनों ही इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप 12th पास आउट होने चाहिए, या फिर अगर आपने 12th अभी आपकी रिसेंटली कंप्लीट होने वाली है, यानी कि आपका रिजल्ट आने वाला है, तब भी आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हो। जैसे मान लो आपने 2025 के अंदर फॉर्म भरना है, अभी आपका रिजल्ट आया नहीं है, आने वाला है, तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन अगर 12th पास आउट हो तब भी आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हो। दोनों ही बच्चे एप्लीकेबल है। उसके बाद ये सबसे इनकी मेन कंडीशन है, यहाँ पे आपको ध्यान से समझ लेना। इसमें क्या है? ओनली 2 ईयर बैक ड्रॉपर जो है वो क्या रहेंगे? एप्लीकेबल रहेंगे। इसमें पॉइंट्स का क्या मतलब? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लो अभी मैं 2025 में फॉर्म को फिल करने वाला हूँ, ठीक है, तो 2025 के बाद मेरी लेकिन जो 12th है वो कब कंप्लीट हुई है? 2023 में कंप्लीट हुई है। तो जो भी बच्चे 2023 या 2024 में जिनकी 12th कंप्लीट हुई है वही इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा 2022 में अपनी 12th को कंप्लीट करके बैठा है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। यानी कि पिछले 2 साल के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। और जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी 12th कंप्लीट होती है 2028 के अंदर, तो जो 2026 में अगर आपने कंप्लीट कर लिया या फिर 2027 में कंप्लीट कर लिया, या फिर आप 2028 में फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो 2026 वाला बच्चा 2027 वाला जो बच्चा है वो 2028 में फॉर्म को फिल कर सकता है। प्रीवियस 2 ईयर बैक वाले जो ड्रॉपर्स बच्चे वही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उससे प्रीवियस ईयर वाला बच्चा जो है इसमें फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। एज आपकी कुछ भी हो, एज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो 12th है वो पिछले सिर्फ 2 साल वाले जो बच्चे हैं वही क्या रहेंगे? एप्लीकेबल रहेंगे। इसके अलावा कोई डाउट अगर क्वेरी हो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज की बात कर ले तो अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से तो मिनिमम आपके 60% होने चाहिए 12th के अंदर। और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कैटेगरी से हो तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। किसके अंदर? यहाँ पे 12th के अंदर। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 12th के अंदर पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी से हो तो मिनिमम आपके जो 55% मार्क्स होने चाहिए। तो बच्चों अब मैं आपको पेपर के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। तो यहाँ पे बात करते हैं मोड ऑफ एग्जाम के बारे में। तो आपका जो एग्जाम है वो किस मोड में होगा? तो आपका जो बच्चों ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, ऑनलाइन आपको एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि सीबीटी मोड में आपका ये एग्जाम जो वो कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद पेपर मीडियम की बात करें कि पेपर किस मीडियम में आता है, तो पेपर आपको जो इंग्लिश में देना पड़ेगा। ओनली एक ही लैंग्वेज यहाँ पे है कि इंग्लिश। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, किसी भी मीडियम से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पे पेपर आपको देना पड़ेगा वो आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही आपको पेपर देने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद साल में कितनी बार पेपर होता है? सिर्फ साल में एक बार ही ये पेपर को कंडक्ट करवाया जाता है। ओनली 1 टाइम ये पेपर होता है, पेपर की फ्रिक्वेंसी। उसके बाद बात करें सब्जेक्ट क्या आते हैं पेपर के अंदर,
यानी कि क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के आएंगे, मैथ्स के भी आएंगे और बायोलॉजी के भी आएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर मैं तो पीसीएम से हूँ या फिर मैं पीसीबी से हूँ, तो मुझे मैथ्स नहीं आएगा, मुझे बायोलॉजी आएगी या फिर मैथ्स आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे बायोलॉजी के स्टूडेंट है या फिर आप चाहे मैथ्स के स्टूडेंट है, आपको चारों ही सब्जेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इतने हाई लेवल के नहीं होते, ठीक ठीक ही होते, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी पता होता है बायो वाला बच्चा मैथ्स नहीं कर पाता, मैथ्स वाला बच्चा बायो नहीं कर पाता, तो इतने हाई लेवल के नहीं होते। जो भी आपकी बुक्स रेगुलर होती हैं, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, बस उसी का सिलेबस में से पूछा जाता है। तो इसमें यानी कि चारों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। वहां पे ये चीज मैटर नहीं करती आप पीसीएम से आए हो या फिर पीसीबी से आए हो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, तो 68 क्वेश्चन जो वो आपके एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। मार्क्स की बात करें तो 200 नंबर का ये पेपर होता है, यानी कि 200 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। ड्यूरेशन की बात करें तो 3.5 घंटे यानी कि 3.5 आवर आपको जो है वो 68 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट और थोड़ा सा मैं पेपर के पैटर्न के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चों मैं फटाफट आपको बता देता हूं इस एग्जाम की मार्किंग स्कीम के बारे में। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें हमारे पास 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, फर्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में मैथ्स। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 68 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे से पूछे जाएंगे, जिसमें से फिजिक्स में से आपके 12 एमसीक्यू होंगे, केमिस्ट्री के आपके 12 एमसीक्यू होंगे, बायोलॉजी के आपके 12 एमसीक्यू होंगे, मैथ्स के आपके 12 एमसीक्यू होंगे। तो 12 सबके आपसे एमसीक्यू जो वो पूछे जाएंगे। हर एक एमसीक्यू आपका जो वो 2.5 मार्क्स का होगा और अगर आप करेक्ट आंसर करते हो तो आपको 2.5 मार्क्स जो वो दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो आपका -1 होगा, तो इसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग जो वो की जाएगी। उसके बाद इसके साथ 5 क्वेश्चन आपको और पूछे जाएंगे जो कि होते हैं हमारे पास एमएसक्यू यानी कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि 12 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स से 17 पूछे जाएंगे, 17 इससे 17 इससे 17 इससे, यानी कि 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक सब्जेक्ट से, जिसमें से 12 एमसीक्यू होंगे, 5 आपके एमएसक्यू होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो है हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा और इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ आपकी जो है वो एमसीक्यू में ही होगी, एमसीक्यू फॉर्म में ही इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इधर आपकी कोई भी एमएसक्यू में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। और इसमें आपका जो प्रत्येक हर एक क्वेश्चन जो होगा, 1 क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, 4 मार्क का होगा। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की, इसके लिए इस एग्जाम को देने के लिए आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, पेपर आपका आता कहां से। तो बच्चों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट अपनी जो आप पढ़ते ही आए हो 11th और 12th की एनसीईआरटी को डीपली जितना अच्छे से पढ़ सकते हो उतना आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसी में से आपका जो मोस्टली एग्जाम जो ये पूछा जाता है। और 12th और 11th दोनों की एनसीईआरटी को जितना निचोड़ कर अच्छे से पढ़ सकते हो उतना ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, तो आपका ये एग्जाम आराम से जो हो क्लियर हो जाएगा। तो अब बच्चों बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहने वाली, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूट है। एक है हमारे पास नाइजर जो कि भुवनेश्वर में, दूसरा सीईबीएस जो कि मुंबई के अंदर है। तो नाइजर के अंदर इसकी जो सीट्स है आपको 200 सीट्स देखने को मिलेगी, यानी कि वहां पे 200 सीट्स है। सीईबीएस यानी कि मुंबई में आपको 57 सीट जो वो देखने को मिलेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 257 सीट्स है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास 257 है। बाकी ऑल ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचा दी है कि कैसे आप इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन कैसे लेनी है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला, स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, कोर्स की फी क्या रहने वाली, ईच एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचा दी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको कोई क्वेरी को डाउट ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह के रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज की वीडियोस आपका भाई आप तक जो है पहुंचा सके।